11वीं रात थी जो बीत गई और अभी तक धमाके की आवाजें आ रही हैं ईरान से। जी हां, सही सुना। एक तरफा ईरान थोड़ी हमले कर रहा है भाई, अमेरिका हमले करता है, ईरान जवाब देता है। अब ईरान पर हमले किए गए हैं और ऐलान किया गया है। ये देखिए, अमेरिका ने खुद ऐलान किया है और ईरान के कुछ अहम शहर और इलाकों पर हमले हुए हैं। बेहबहान नाम के एक इलाके में हमला हुआ, मशहर में कई जगह मतलब 6 से 10 धमाके हुए हैं। बंदर अब्बास, चाबहार, बुशहर, वेस्ट ऑफ तबरीज में 8 धमाके हुए हैं। इसके अलावा उर्मिया और हरमुज में भी धमाकों की आवाज़ आई है। हमलों की जानकारी अभी भी मिल रही है। ईरान पर आज की रात और हमले बढ़ाए गए हैं। ईरान पर हमलों का अगर आपको विजुअल दिखाऊं तो आइए ईरान पर हमलों की तस्वीरें देख लेते हैं। अल्लाह अकबर। इसके बाद ईरान कैसे चुप रहे? खबर इसके बाद यह है कि ईरान ने कुवैत और बहरैन पर एक बार फिर से जवाबी कार्रवाई की है। ईरान रुक नहीं रहा है। ईरान ने इराक में कुर्दिश लड़ाकों को एक बार फिर से अपने हमलों का निशाना बनाया है। हजरात, ईरान ने आज फिर से इराक में कुर्द के लड़ाकों को, कुर्द के आतंकियों को इस तरह से निशाना बनाया कि जब आज फिर से कुर्द के बेस पर हमला हुआ, पहाड़ों में छुप के रहते हैं, तो पूरे पहाड़ पर आग लग गई। ईरान के ऐसे खतरनाक हमलों की वजह से इराक में कनाडा की ऑयल पेट्रोलियम कंपनी ने कामकाज बंद कर दिया है। ईरान ने फिर से याद दिलाया है कि जो भी जहाज़ हरमुज से गुजरेगा सबसे पहले वो हमसे कोऑर्डिनेट करे, वरना नुकसान होगा। मोहतरम हज़रात, अमरीकी और यहूदियों की बात ही मैच नहीं कर रही है। इजराइल ने कहा कि ईरान अभी ठीक पोजीशन में है और वो हमले कर रहा है। अमरीकी इंटेलिजेंस ने भी कह दिया कि भैया ईरान सही पोजीशन में है। अब इधर अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर का कबूलनामा आ गया। इस वीडियो में अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने तमाम जो पक्ष विपक्ष के सेनेटर्स बैठे हैं वहाँ सबके सामने कह दिया कि हम मानते हैं, यानी हम जानते हैं कि ईरान के पास अभी कैपेबिलिटीज़ है, ईरान लड़ने की क्षमता रखता है, लेकिन हमने ईरान को आज की तारीख में इतनी चोट पहुंचा दी है कि उसे सालों साल लग जाएगा रिकवर होने में। यानी कल तक गुलाबी सुअर कह रहा था, अरे इससे पहले के अपडेट में मैंने सुनाया जिसमें गुलाबी सुअर ने कहा कि हमने ईरान को कमज़ोर कर दिया है, ईरान को मिटा दिया है, फ़ौज ख़त्म कर दी है। ऐसी बातें गुलाबी सुअर महीनों से कर रहा है। आज तमाम अमेरिकी ऑफिशियल पलट गए हैं ईरान के हमले देखकर।
अरे अगर तुमने ख़त्म कर दिया था ईरान की मिसाइल, ईरान का ड्रोन, तो ये ईरान तुम्हारे मुंह पर लहंडा फेंक रहा है क्या? तो अब इन तमाम चीज़ों की वजह से अमेरिकी ऑफिशियल धीरे धीरे ये कह रहे हैं कि नहीं, ईरान के पास अभी कैपेबिलिटीज़ बाकी है, तभी वो हमले कर रहा है। आगे इन्होंने ये भी कहा कि ईरान की मदद रशिया और चाइना दूसरे तरीक़ों से कर रहे हैं। अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप ईरान को न्यूक्लियर हासिल करने नहीं देंगे और हम हमले करते रहेंगे। हजरात, उसने ये भी बोल दिया कि अमेरिका के यानी हमारी जेब से $37 बिलियन इस जंग में लग चुके हैं, और आगे कहता है कि अभी और खर्चा होना बाकी है। इससे फिर दूसरे सेनेटर्स ने सवाल किया, ये वो मंजर है, सवाल किया गया कि ईरान का जो पिक्सार माउंटेन है, क्या आप उसे तबाह कर सकते हैं? तो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास अभी भी खुफिया ऐसे हथियार हैं जो क्लासिफाइड हैं, जिसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। अगर पूरी दुनिया में वो काम कोई कर सकता है तो वो सिर्फ हम कर सकते हैं, यानी ईरान के माउंटेन को हम तबाह कर सकते हैं। अब गुलाबी सुअर का पालतू आगे बोलता है, ये जंग हमने शुरू नहीं की है, ये ईरान ने जंग 40 साल 41 साल पहले शुरू की थी। फिर आगे इसने कहा कि हॉर्मूज हम कंट्रोल कर रहे हैं। हंसना नहीं यार, है ना, शेयर कर देना। आगे इसने जानकारी देते हुए कहा कि ईरान की काफ़ी सारी हमने मिसाइल्स और उसके जो स्टोरेज हैं तबाह कर दिए हैं, लेकिन अभी भी ईरान के कई सारे अंडरग्राउंड मिसाइल बेस मौजूद हैं। हज़ार सेनेटर्स के अध्यक्ष ने पूछा इनसे, लाइक सभापति पूछते हैं कि क्या हमने ईरान के वाटर प्लांट पर हमला किया है? यहाँ पर गुलाबी सुअर का पालतू कुत्ता फंस गया। अगर बोलता हाँ तो अमेरिका में ही आलोचना शुरू हो जाती। तो कहता है ये डिफेंस मिनिस्टर हराम का जाना कि हमें मालूम नहीं है। मतलब तुम डिफेंस मिनिस्टर हो और तुझको मालूम नहीं है कि तुम्हारी फौज ने ईरान में कहाँ हमला किया है? इस तरह से दोस्तों बेवकूफ़ अच्छे से समझ पा रहे होंगे तानाशाही किसे कहते हैं। दिल्ली में छात्रों को अब ये चीज़ें, ये खबरें समझ में आ रही होंगी। हजरात, शिप के ऑनर्स सेलर्स को बहुत पैसे ऑफर कर रहे हैं कि भाई 10 के बजाय 20 ले लो और 20 के बजाय 30 ले लो, लेकिन स्ट्रेट हॉर्मूज से जहाज़ निकाल लो हमारा। सऊदी अरब के 7 से 8 टैंकर जो चाइना और इंडिया की तरफ जा रहे थे, मेरे दोस्तों लाल सागर में यमन के हूथीज़ ने धमकी देकर, वार्निंग देकर उस अरबी जहाज़ों को, सऊदी अरब के जहाज़ों को वापस भेज दिया है। कल बताया था मैंने कि यमन में भी खेल शुरू हो गया है। यमन वर्सेस यमन। कैसे? यमन का जो दूसरा हिस्सा है वो हूथी का है, यानी आधा समझ लीजिए कांग्रेस और आधा आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। जिन जगहों पर कांग्रेस है वहाँ उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, और जहाँ वो है आम आदमी, उन्होंने अपना कब्ज़ा किया हुआ है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो सऊदी अरब क्या करता है? यमन की सरकार को सपोर्ट करता है। यमन की सरकार विपक्ष के लोगों से, जैसे हूथी हैं, उनसे कैसे हाथ मिलाएंगे? नहीं मिला सकते। तो हूथी और यमन की ऑफिशियल गवर्नमेंट ऐसे है। तो यमन की गवर्नमेंट को सऊदी अरब सपोर्ट करता है, हथियार देने की बात की और वो देता भी है। अब खेल देखिए, यमन की सरकार ने ऐलान किया है, धमकी दी है कि हम चाहें तो हूथीज़ ने जो हमारे मुल्क पर कब्जा किया है, इनसे जंग लड़कर इनसे कब्जा खत्म करवाने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट में ये दर्ज हो गया है कि सऊदी अरब जितनी भारी मात्रा में तेल एक्सपोर्ट कर रहा था, बेच रहा था, उसकी मात्रा घट गई है। तेल का एक्सपोर्ट सऊदी अरब के द्वारा कम हो गया है। यहाँ तक कि रिपोर्ट यह है कि हूथी संगठन जहाज़ों को ईमेल कर रहे हैं। जो कंपनियां जहाज़ चलाती हैं लाल सागर में, उनको मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं कि सऊदी अरब के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो लाल सागर में आना नहीं। जाहिर सी बात है, ये होना ही था। अरब लीग ने सऊदी अरब को और यमन को सपोर्ट किया है। उधर लेबनान पर आदत से मजबूर इजराइल ने कोई ऐसा दिन नहीं छोड़ा है जब हमले ना किए हों। लेबनान पर इजराइल का हमला देख लीजिए। इजराइल और अमेरिका इस मुद्दे पर भी काम कर रहे हैं कि जैसे तैसे हिजबुल्लाह से भी हथियार दलवा दिए जाएं। उधर लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि सीरिया का राष्ट्रपति जोलानी
हिजबुल्लाह से लड़ना चाहता है। अब सुनिए, लेबनान के अंदर इजराइल के फौजियों ने लेबनान के फौजियों पर ओपन फायर किया है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह टकला जो बैठा हुआ है, यह लेबनान का राष्ट्रपति है और चुना गया जनता के द्वारा नहीं है, चुना गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बुलाया था। ये मीटिंग का मंजर है। जोलानी की सरकार ने अपने बाप को खुश करने के लिए वीडियो जारी किया है और बताया है कि हमने हथियार सीज किए हैं, जो कि हमारे रास्ते से, सीरिया के रास्ते से हिजबुल्लाह तक हथियार ले जाया जा रहा था, हमने उसे सीज किया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इजराइल अपने हरामीपने से बाज आ जाए? इजराइल ने गज्जा पर फिर से हमला किया है, फिर से बमबारी की है, जिनमें लाश आप देख रहे हैं। कई लोगों के मारे जाने की कंफर्मेशन आ रही है और कम से कम 20 से 30 लोग बुरी तरह से घायल हैं। हजरात, सैटेलाइट इमेज से देखिए, इजराइल गज्जा के अंदर बीच में बिल्कुल दीवार बनाना शुरू कर चुका है ताकि गाजा को 2 हिस्सों में बांटा जा सके। बात अगर गज्जा की आई है तो बता दूं कि इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा। लोग कह रहे हैं कि भाई बारकोड काम नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट अकाउंट डिटेल नीचे दिया गया है। मेरी टीम जितना कर सकती है हम बिना शोर मचाए कर रहे हैं। जो हमारे दिमाग में बस ये होता है, भाई एक वक्त का खाना अगर बच्चे खा लें तो हमें बड़ा सुकून मिलता है दिल को, हमें बड़ी अच्छी नींद आती है। हर चीज़ दुनियादारी नहीं होती है कभी। उनके लिए कौन बोलने वाला? कोई नहीं भाई। तमाम मदद तमाम संगठन रोक चुके हैं क्योंकि उन पर बैन लग चुका है। बहरहाल मेरे दोस्तों, अमेरिकी सेनेटर कह रहे हैं, ये हैं अमेरिकी सेनेटर, पब्लिक में खड़े हो कह रहे हैं कि हमें डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को सपोर्ट करना बंद करना होगा। हमें ऐसी सरकार को सपोर्ट करना बंद करना होगा जो हमारे टैक्स के पैसे इजराइल में लगा रहा है और इजराइल को सपोर्ट करने में खर्च कर रहा है। सुबह से शाम तक पानी पी पी के यहूदी अरब को ललकार ललकार के गाली बकते हैं और तुम्हारा मोहम्मद बिन सलमान, ऐ मुसलमानों, ये तुम्हारा पसंदीदा अरब, इनके कान में जू तक नहीं रेंगती। मेरे दोस्तों, गाजा के बॉर्डर पर पहुंचकर कब्जा करने वाली मंत्री, पूरी दुनिया में वाहिद एक ऐसा देश इजराइल है जहां कब्जा करने के लिए मंत्री बनाए गए हैं। वो देश का ही देश होगा, वो तो फिर कब्जे से ही बना होगा। लॉजिक लगाइए। मेरे दोस्तों, वो ऐलान कर रही है, माइक में कह रही है कि गज्जा के अंदर कोई अरब नहीं रहेगा, अरब ही नहीं रहेगा। सुनिए, שואלים אותי מה יהיה עם הערבים בעזה, או יהיו יותר ערבים בעזה। दूसरी तरफ चलिए, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में इजराइल बिल्डोजर से फिलिस्तीनियों के मकान को आज भी तोड़ रहा है। हज़ात फिलिस्तीनी एक नौजवान को, इस खूबसूरत नौजवान को इजराइल ने महीनों साल होने वाला था, जेल में रखा हुआ था। हालत ख़राब हो गई थी। जब इसे रिहा किया गया बेचारे को, इतनी हालत ख़राब कि भैया ये बचा ही नहीं और शहीद हो गया। दूसरी तरफ आइए, अंधेरा होते ही इजराइल क्या करते हैं? फिलिस्तीनियों के मकानों में आग लगा देते हैं। जैसे दिल्ली के जंतर मंतर में आज छात्रों को समझ में आ रहा होगा कि मुसलमान भारत में क्या फील करता है। सरकार का बस नहीं चल रहा, वरना छात्रों को सीनों पर और सर पे गोली मरवा दे। भाई, लठ के अंदर कील गाड़कर दिल्ली पुलिस बच्चों के जिस्मों को फाड़ रही है। दिल्ली पुलिस महिलाओं के पिछवाड़े में डंडा कर रही है क्योंकि इनकी औकात। तुमको क्या लगता है दिल्ली में इतना क्राइम क्यों हो रहा है? दिल्ली पुलिस के अंदर ही जब क्रिमिनल मौजूद हों, गंदे सोच के, रेपिस्ट सोच के लोग मौजूद हो, तो मेरे तमाम बहनें जो कल तक मुसलमानों और दलितों पर हो रहे जुल्म पर भी चुप थीं, आज वो प्यारी खूबसूरत लड़कियां लट खाकर रो रही हैं। मुसलमानों से मेरी एक फिर अपील है जो सीजेपी में जा रहे हैं कि भाई, आप पहले नंबर पे निशाने पे हैं। संभल कर रहिए, संभल कर बोलिए, सोच समझ के बोलिए। उधर नीदरलैंड ने बड़ा काम किया है। नीदरलैंड ने भी ऐलान कर दिया है कि इजराइल ने जहां जहां फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा किया वहां फैक्ट्रीज और कंपनी बना ली, हम उन कंपनियों के साथ काम नहीं करेंगे। ममदानी ने 22वीं मर्तबा रिपीट कर दिया, जब से आया है ये आदमी इसने बार बार ये बोला है। फिर से ममदानी ने स्पीच में कहा है कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क में आया तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। मेरे दोस्तों,
इतना बौखला गया इस बयान से, इजराइल के यूएन के एनवॉय ने कहा है कि ममदानी कुछ नहीं कर सकता, इसी जगह पर आकर नेतन्याहू भाषण देंगे। मोहतरम हजरात, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन में जिन बच्चों पर आतंकी हमले हो रहे हैं, दुआ कीजिए उनकी सेहत के लिए, दुआ कीजिए उनकी कामयाबी के लिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारे के सारे हैं भाई भाई, लेकिन मुसलमानों को जिस तरह से मारा पीटा गया, आज तमाम हिंदू भाइयों को सोचना चाहिए कि तुम तो आज पहली बार झेल रहे हो, हिंदुस्तान के मुसलमान कितना झेलते आए हैं। वक्त ये आ गया है कि अब सबको एक होना होगा। ये जो देशभक्ति है ये अलग धर्म है, ये जो आज सब एक इकट्ठा हैं यही हिंदुस्तान है। लेकिन इकट्ठा होने में जो सबसे कानी उंगली है यानी जो मुसलमान है, तो इन चारों को सोचना चाहिए कि हम इनके आगे खड़े हों, इन पर अब कोई आंच नहीं आनी चाहिए, हम सब एक हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।